नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। असम का एक प्रमुख समुदाय है कलिता समुदाय। आज हम उनके इतिहास, उनकी कहानी, उनके सफर को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये समुदाय जो है असम की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है उसका एक बहुत अहम हिस्सा रहा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। कलिता समुदाय का असम के इतिहास और समाज पर गहरा प्रभाव रहा है। तो हमारी ये बातचीत एक खास दस्तावेज पर आधारित है, असमिया कलिता समुदाय, उद्भव और विकास। और हम इसी के जरिए देखेंगे कि समुदाय की जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं, इतिहास के अलग अलग मोड़ों पर उनकी क्या भूमिका रही, उनकी अपनी मान्यताएं क्या हैं, समाज में उनका स्थान कैसा रहा है और हाँ, आज के असम में उनका क्या योगदान है। और देखिए, इनकी उत्पत्ति को लेकर ही बड़ी दिलचस्प बातें हैं। कुछ मानते हैं कि ये बहुत प्राचीन आर्य वंश के हैं। हाँ, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, ये यहीं के स्थानीय अभिजात वर्ग का हिस्सा थे। तो चलिए इस पहेली को थोड़ा खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, उत्पत्ति को लेकर ना मुख्य रूप से दो तरह की धारणाएं चलती हैं। अच्छा। पहली तो है पौराणिक, मतलब जो पुराने हिंदू ग्रंथ हैं या असमिया लोक कथाएं हैं, उनमें इसका जिक्र मिलता है। इसके हिसाब से कलिता लोग ब्रह्मपुत्र घाटी के सबसे पुराने आर्य निवासियों में से माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, और उनका संबंध ऋषि कश्यप से भी जोड़ा जाता है। एक कहानी ये भी है कि शायद राजा नरकासुर या भगदत्त थे जो उन्हें वैदिक रिवाज स्थापित करने और समाज को एक तरह से व्यवस्थित करने के लिए असम लाए थे। और माना ये जाता है कि इन कलिताओं ने वैदिक ज्ञान को लिया और उसे यहाँ के स्थानीय रीति रिवाजों के साथ मिला दिया, एक तरह का समन्वय किया। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक बात। और दूसरी धारणा क्या है? हाँ, दूसरी जो है वो थोड़ी अलग है। उसे हम निर्वंश ऐतिहासिक कह सकते हैं। मतलब इतिहास और मानव जाति विज्ञान के नजरिए से। कई जो आधुनिक विद्वान हैं उनका मानना है कि कलिता शायद मूल रूप से यहीं के गैर ब्राह्मण हिंदू थे। यहीं के, असम के ही? हाँ, जिन्होंने समय के साथ धीरे धीरे आर्य तौर तरीकों को अपना लिया। और ये भी संभव है कि वे अलग अलग जो शुरुआती इंडो आर्यन समूह थे और जो स्थानीय जनजातियां थीं, उनका एक मिलाजुला समूह हो। अच्छा, मतलब एक हाइब्रिड ग्रुप जैसा। हाँ, कह सकते हैं, जो बाद में हिंदू जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गए। कुछ मानव विज्ञानी तो ये भी मानते हैं कि जाति व्यवस्था में आने से पहले वे शायद पुजारी या फिर कुलीन जनजातीय समूह रहे होंगे। ये उत्पत्ति की बातें तो वाकई काफी जटिल हैं। मतलब पौराणिक कथाएं भी हैं और ऐतिहासिक विश्लेषण भी। लेकिन अगर हम इतिहास में आगे बढ़ें तो प्राचीन असम में इनका क्या स्थान था? क्या ये शुरू से ही प्रभावशाली थे? हाँ, बिल्कुल। देखिए, प्राचीन कामरूप साम्राज्य का जो समय था, मतलब लगभग 4वीं से 12वीं सदी तक जी, उस दौरान वे निश्चित रूप से काफी प्रमुख थे। जमींदार थे, सलाहकार, मंत्री और यहाँ तक कि स्थानीय पुजारी जैसे अहम पदों पर भी थे। हमें जो तांबे की प्लेटों पर शिलालेख मिले हैं या भूमि अनुदान के जो दस्तावेज हैं, उनमें उनका जिक्र मिलता है। इससे पता चलता है कि उनकी हैसियत काफी ऊंची थी। अच्छा। और एक खास बात जो कलिता समुदाय को थोड़ा अलग करती है, वो है उनका धार्मिक समन्वय। वो कैसे? देखिए, जहां ब्राह्मण पूरी तरह से वैदिक अनुष्ठानों पर ही केंद्रित थे, कलिताओं ने वैदिक और स्थानीय, मतलब गैर वैदिक, दोनों तरह की परंपराओं को अपनाया। अच्छा। इससे उन्हें समाज में एक अनोखी और काफी लचीली धार्मिक भूमिका मिल गई। ये दिलचस्प है। और फिर जब अहोम राज आए तब क्या हुआ? हाँ, अहोम काल में भी, जो 13वीं से 19वीं सदी तक चला, उनकी अहमियत बनी रही, बल्कि बढ़ी। अहोम शासकों ने धीरे धीरे हिंदू धर्म को अपनाया, खासकर शक्ति पूजा और वैष्णव मत को। जी। और कलिताओं ने इस पूरी प्रक्रिया में, मतलब अहोमों के हिंदुईकरण में, एक बहुत अहम भूमिका निभाई। वे धार्मिक कर्मकांडों के विशेषज्ञ बन गए, साथ ही प्रशासन में भी बड़े पदों पर रहे, जैसे पानीपुकन, बोरपात्र गुहाई, ये सब महत्वपूर्ण पद थे। अच्छा। सेना में भी उन्होंने मदद की, और जो कामाख्या जैसे बड़े शक्ति मंदिर हैं, उनके रखरखाव और उनकी प्रमुखता बनाए रखने में भी उनका बड़ा हाथ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि वो स्थानीय परंपराओं को भी मानते थे, तो शायद आम लोगों से उनका जुड़ाव ज्यादा रहा होगा ब्राह्मणों के मुकाबले। हाँ, ये कहा जा सकता है। वो सिर्फ ऊंचे वैदिक अनुष्ठान ही नहीं करते थे, बल्कि स्थानीय पूजा पाठ से भी जुड़े थे। ये धार्मिक लचीलापन तो काफी अनोखा है। आज के समय में उनकी धार्मिक मान्यताएं कैसी हैं? क्या वो लचीलापन अभी भी है? बिल्कुल, आज भी वे मुख्य रूप से हिंदू ही हैं। इनमें शैव भी हैं, मतलब शिव को मानने वाले, शाक्त भी हैं जो देवी की पूजा करते हैं, और कुछ वैष्णव भी हैं जो विष्णु को मानते हैं।
लेकिन जैसा हमने टैम में बात की, ब्राह्मणों से अलग, जो मुख्य रूप से वैदिक तरीकों पर ही जोर देते हैं, कलिता आज भी वैदिक और तांत्रिक दोनों परंपराओं का पालन करते हैं। वे शक्ति की पूजा करते हैं, जैसे देवी कामाख्या, दुर्गा, शिव की पूजा करते हैं, और साथ ही जैसी जो स्थानीय देवियां हैं उनकी भी पूजा करते हैं। अच्छा। उनके जो अपने सामुदायिक रिवाज हैं, जैसे शादी ब्याह में, मृत्यु संस्कारों में, या फिर बिहू और दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों में, उनमें ये गैर ब्राह्मणवादी तत्व आज भी काफी महत्वपूर्ण है। और असमिया समाज के अंदर अगर देखें तो उनका स्थान कैसे देखा जाता है? मतलब सामाजिक संरचना में कहाँ फिट होते हैं? देखिए, उन्हें आमतौर पर असमिया समाज में ऊंची जाति का गैर ब्राह्मण माना जाता है। ऊंची जाति का लेकिन गैर ब्राह्मण? हाँ, सामाजिक सीढ़ी पर देखें तो ब्राह्मणों के ठीक नीचे, लेकिन अक्सर जो दूसरे जाति समूह हैं, जैसे कोच, चुटिया, अहोम, केवर्थ, उनसे ऊपर माना जाता है। और उनके अंदर भी कई उप समूह हैं। अच्छा, जैसे मेधी, हजारिका। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि इनमें से कुछ उपनाम अहोम प्रशासन के समय दूसरे समुदायों को भी दिए गए थे। अच्छा, ये तो हुई उनकी सामाजिक स्थिति की बात। अब अगर हम आधुनिक समय की तरफ आएं तो आज के असम को बनाने में कलिताओं की क्या भूमिका रही है? हाँ, आधुनिक युग में भी उनका योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा है। जब ब्रिटिश राज आया तो वे उन शुरुआती समुदायों में से थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया। ओके। इसका नतीजा ये हुआ कि कई लोग शिक्षक बने, वकील बने, सरकारी क्लर्क बने और आगे चलकर नेता भी बने। उन्होंने असम की जो पहली साहित्यिक सभाएं थी उनको बनाने में मदद की, और जो असमिया पहचान को बचाने के लिए भाषा आंदोलन चला उसमें भी वे काफी सक्रिय रहे। और आजादी के बाद? आजादी के बाद भी वे एक पढ़े लिखे शहरी समूह के तौर पर उभरे। आज भी आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति में और जो सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उनमें उनका अच्छा खासा प्रतिनिधित्व है। कई जानी मानी हस्तियां इसी समुदाय से आती हैं, जैसे स्वतंत्रता सेनानी नबीन चंद्र बोरदोलोई, इतिहासकार डॉक्टर भुवनेश्वर बरुआ, ये सब कलिता समुदाय से ही थे। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? आज असम में उनकी क्या स्थिति है संक्षिप्त में? निचोड़ ये है कि कलिता आज भी असम में एक बहुत प्रभावशाली और सक्रिय समुदाय है। उन्हें सामान्य श्रेणी यानी जनरल कैटेगरी में गिना जाता है, और उनकी अपनी सामुदायिक संस्थाएं भी हैं, जैसे असम कलिता जनगोष्ठी सम्मेलन और कलिता महासभा। अच्छा। इनके जरिए वे संगठित हैं और अपनी जो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक भूमिका है उसे निभाते रहते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये तो बिल्कुल साफ है कि कलिता समुदाय असम के इतिहास, उसके धर्म, उसकी संस्कृति का एक बहुत ही पेचीदा लेकिन उतना ही अभिन्न हिस्सा है। उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं और आज भी उनकी मौजूदगी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी ये पूरी यात्रा, उनका ये सफर दिखाता है कि कैसे एक समुदाय समय और बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाता है, ढलता है और फिर भी अपनी एक खास पहचान बनाए रख सकता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये कहानी असम का जो बहुस्तरीय और जटिल सामाजिक ताना बाना है उसे समझने में भी हमारी मदद करती है। हाँ, ये तो है। और जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। जी। हमने देखा कि कैसे कलिता समुदाय ने बाहरी यानी वैदिक और स्थानीय परंपराओं के बीच सफलतापूर्वक एक तरह का पुल बनाया, एक समन्वय स्थापित किया। तो आज के दौर में जहां समाज इतनी तेजी से बदल रहे हैं, इतनी विविधता बढ़ रही है, क्या इस तरह के सांस्कृतिक तालमेल से, इस समन्वय से हम आज के लिए भी कोई सबक सीख सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। और रोचक वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें